हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी में। हिस्ट्री कवरी में बात करते हैं हम इतिहास की। अलग इतिहास हमने बहुत सारा पढ़ लिया है, तो अभी हम बात भारतीय संविधान की कर रहे हैं। और भारतीय संविधान में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली हुई है। पार्ट जो हमारा भाग एक है, एक देख लिया, दो देख लिया, अभी भाग 3 देख रहे थे जो है मौलिक अधिकार। और इन मौलिक अधिकारों में हमने पहले अधिकार की बात पिछले वीडियो में कर ली थी, जो हमारा समानता का या समता का अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 14 to 18 एक एक करके हमने सारा डिस्कस करा हुआ था। अभी यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। किसकी? स्वतंत्रता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक 4 अनुच्छेद है। और इन चारों में बहुत कुछ बताया हुआ है, कैसा क्या है, एक एक चीज पे हम फोकस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम, देरी ना करते हुए। कलर चेंज कर लूं पेन का, मुझे ये कलर पसंद है नहीं, हालांकि ठीक है तो व्हाइट कर लेता हूँ उसको, है ना। चलो अभी भाई हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, पहले एक बार देख लेते हैं। देखो मेरे ख्याल से क्या है कि मैं पहले आपको एक प्रीव्यू दे दूं ताकि आपको समस्या परेशानी ना रहे, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारतीय संविधान के भाग 3, कौन सा भाग 3 है? इसका नाम है मौलिक अधिकार, है ना। सो मौलिक अधिकार जो है इसके अंतर्गत बताया गया है ना। कौन से आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक ये वर्णित किए गए हैं भारतीय संविधान, है ना। चलो अब इसके अलावा हम जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि ये जो 4 अधिकार हैं, अनुच्छेद हैं 19, 20, 21 और 22, ये चारों के 4 अधिकार जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 19वां अनुच्छेद है, 19वें अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करी गई है। एज अ टैगलाइन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर कुल मिला के 6 अधिकार दिए हैं। पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, अभी स्वतंत्रता के 6 अधिकार बचे। एक अधिकार संपत्ति वाला था, वो हटा दिया, हमने डिस्कस भी किया हुआ था, ठीक है। सो 6 अधिकार बचे हुए हैं। यहाँ पे जो टैगलाइन है या मीन है, वो नागरिकों को स्वतंत्रता की बात करी गई है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी हुई है। और इसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। इसके बाद 20, अनुच्छेद 20 जो है ये हमें क्या है भाई, अगर मान लीजिए हमें कुछ हमने कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ समझ रहे हैं ना कुछ। देखो स्वतंत्रताएं जब मिलती है ना, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करने लग जाता है, और दुरुपयोग करने से गलती हो जाती है, और गलती होना मतलब क्राइम हो जाता है कई बार। और ये क्राइम जो है तो अब जानबूझ के तो हुआ नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता है तो आपने ही दी है ना, हमने मांगी थी हालांकि, है ना। तो हमें मिल गई, और मिल गई तो कई बार जबरदस्ती में हमने कुछ तूफानी कर दिया, और तूफानी के चक्कर में कुछ क्राइम हो गया। ऐसी गलती हमसे हुई है, लेकिन जानबूझ के तो हुई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में गिरफ्तारी से संबंधित कुछ यहाँ पे 2 सिद्धि के अधिकार के बारे में बताया, ठीक है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, 3 प्रकार के कौन कौन से कारण है, कैसे क्या सारी चीजें होती है। अनुच्छेद 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभाल लो, है ना। सो यहाँ अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार हमें देता है। अब कौन सा ये जीने का अधिकार है, क्या है, कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हम देखेंगे, डोंट वरी। और 22 जो है ये फिर हमें कानूनी रूप से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो है 20 में हमें गिरफ्तारी से संबंधित कुछ नॉर्म्स बताए थे, 2 सिद्धि के अधिकार के बारे में बताया था। यहाँ पे गिरफ्तारी कैसे होगी, क्या होगा, कौन कौन से प्रकार की चीजें, ये आपको बताए हुए, ठीक है। सो ये चूंकि के चारों के 4 स्वतंत्रता के अधिकार में, अब यहाँ पे मेन स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं, ये जीने के बारे में भी बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक अनुच्छेद ए और बाद में जोड़ दिया गया था का, क्यों जोड़ा, क्या सारी चीजें हम इन पे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा ओवरव्यू है इस स्वतंत्रता के अधिकार का। समझ में आ गई चीजें, आई कि नहीं आई? चलिए आगे बढ़े, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक समस्या जो आ रही है उसको मैं सॉल्व कर लूं। मुझे ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अगेन डन, अब ठीक है, एक नंबर। चलो तो भाई अब स्टार्ट हम कर ले रहे हैं अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 जो है भैया हमें स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है। क्या दे रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सी स्वतंत्रताएं? ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दे रहा है। कितनी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या क्या है हम बता रहे हैं, डोंट वरी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जनतांत्रिक स्वतंत्रताएं इनको हम कह देते हैं। जनतंत्र मतलब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोगों के लिए ये स्वतंत्रताएं दी हुई। कौन से लोगों के लिए?
हमने दूसरे भाग में पढ़ लिया था नागरिकों के लिए, एलियंस को हम कोई नहीं देते, है ना। और आपको मैं बता दूं कि ये 19वां जो अनुच्छेद है ये विदेशियों को भी नहीं दिया जाता, केवल भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। चलिए अब 6 हैं, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में यहां पे अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 है और 1 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई, ठीक है। सो वो एज आ हिंदी में का खा गा घा वाली है और इंग्लिश में ABCD है, डोंट वरी उसके लिए। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहला अधिकार दिया हुआ है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब क्या है कि भाई हम खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है स्वतंत्रता आंदोलन में, उससे पहले अंग्रेज जब भारत पे शासन कर रहे थे तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। या फिर हम वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे, विश्व इतिहास पे देखेंगे तो जो विश्व की प्रमुख घटना हुई है, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, कुछ भी हो, सब जगह पे प्रमुखता से स्वतंत्रता की बात करी गई थी और उस स्वतंत्रता में भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को सबसे इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो यही इन सारी चीजों को देख के देखो, हमने यार अमेरिका से ही ये सारे अधिकार लिए हुए हैं, तो अमेरिका में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुख दर्जे की स्वतंत्रता बताई। भाई अगर हमारे ऊपर शासन कर रही है सरकार, राजे महाराजे तो अब करते नहीं है ना, तो सरकार रूल कर रही है और उसने कोई भी पॉलिसी बनाई, कोई भी नियम कायदे कानून बनाए, कोई भी विधि विधान बना दिया, अब वो हमें नहीं पसंद तो क्या करेंगे, घुटते रहेंगे क्या? नहीं घुटते रहेंगे, हम तो बोलेंगे कि नहीं पसंद भैया वापस लो इसको। तो ये कब बोलेंगे? जब हमें स्वतंत्रता होगी ना। पहले के जमाने में होता ये था कि राजा महाराजा होते थे, अब राजा महाराजा ने क्या है, कोई कानून पारित किया और उसने बोला कि भैया आज से ऐसा ऐसा होगा। अब भैया अब राजा से पूछ लो आप जाके कि क्या है महोदय, क्यों किया ऐसा? तो वो जवाब देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा। वो कहेगा रुको हम बता रहे हैं, सेनापति ले जाओ इसको। कहां ले जाओ? बस गायब हो गए तुम, दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गए। तो ऐसी समस्या के लिए यहां विचारों की अभिव्यक्ति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार कहलाता है और जीवन के अधिकार के साथ ये जुड़ा हुआ है। जीवन जीने के अधिकार के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में इसीलिए तो है भैया, इसे जीवन के अधिकार से पृथक नहीं किया जा सकता। किसको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खुद को अभिव्यक्ति। भाई हम जो अभिव्यक्ति दे रहे हैं आपको, यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं फ्री में, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं तो आपको मैं बता दूं कि इससे पहले बीच में आपको नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, जब इमरजेंसी लग गई थी, है ना, इमरजेंसी लगती है ना जब भी कभी, या फिर जब भी कोई डिक्टेटरशिप आती है, डिक्टेटरशिप समझते हैं ना, जब कोई ऐसा शासक आ जाता है जो अपनी अपनी मनमर्जी का काम करने लग जाता है, निरंकुशता जिसको कहा जाता है, तो वो सबसे पहले क्या कर देता है? प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर देता है, सेंसरशिप लगा देता है। सुना है सेंसरशिप आपने? तो यही है। अब जब भी मूवी देखते हैं तो BCCCI आपने सुना होगा, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी वाला जो कुछ होता है, उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है तुरंत में। तो वो क्या करती है? सेंसरशिप दिखाती है। कभी आपने सुना होगा कि मूवी में इतने कट्स लग गए, इतने सारे सीन्स हटा दिए गए, वो क्या है? वो सेंसरशिप है कि ये चीजें अच्छी नहीं है, नहीं दिखाओगे आप। यही चीज सेम अभिव्यक्ति में होता था कि सरकार क्या कर देती है कि जब भी सेंसरशिप लगा देती है तो आपके अधिकार को हनन हो जाता है, और ये हनन बचाता है क्या? आर्टिकल 19A। ओके ठीक है। सो इसको हमने देख लिया स्वतंत्रता के अधिकार की। अब स्वतंत्रता की हम बातें कर रहे हैं भैया, तो एक काम करते हैं, ऐसे तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, अपन चलते घूमने, है ना। हमारी जो टीम है, हिस्ट्री खबरी की, कॉलेज खबरी की, स्टूडेंट खबरी की और मार्च साहब की, इन सारी टीमों को मिला के हमने प्लान बनाया है कहाँ घूमने का। और हम घूमने चल सकते हैं कहाँ? ये वादियाँ, ये मौसम अभी तो अच्छे हैं, तो अपन चलते मनाली, है ना। मनाली चल रहे थे, मनाली से हम थोड़ा सा कुल्लू उल्लू आसपास घूमते घामते लद्दाख की भी प्लानिंग कर रहे हैं। और हम जाएंगे कैसे? मोटरसाइकिल से, है ना। सिंगल और डबल देख लेंगे जिसका जैसा है। 7-8 लोग का हम लोग जाने की सोच रहे हैं। तो अब हम सबसे पहली चीज तो घूमने जा पा रहे हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्रता है, घूमने का अधिकार है। भारत में आप किसी भी जगह पे स्वतंत्र विचरण कर सकते हो भारतीय भूभाग में, बिना किसी के रोक टोक के। शर्त बस ये है कि वो किसी की प्राइवेट जगह नहीं हो। याद रखिएगा, ये जितने भी अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उनको हम जरूरत पड़ने पे उचित अनुबंध लगा के रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अधिकार है हमारा घूमने का तो बगल वाले के घर में घुस जाओ रात को कि भैया आपकी टेरेस बहुत अच्छी है, खाना खाया पचाने के लिए हम आप क्या घूमें, ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताएं भी तो देखो भाई, वो काय को आने देगा आपको, है ना। तो स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन ना करें, उनकी स्वतंत्रताएं ना रोकें, बाकी आप बिल्कुल फ्री है। दूसरी चीज, ऐसी जगह घूमने जा सकते हो जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं चले जाओगे आप। नहीं तो साइंटिस्ट जो इन्वेंशन कर रहे हैं वहां घुस जाओ, नासा में चले गए आप, नहीं नासा तो है ही नहीं भारत में, है ना, इसरो में चले गए, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ नहीं हो पाएंगी। दूसरा अधिकार जो हमें दिया जाता है वह है
हमें यही है। इन सारी चीजों की बात हम बाद में करेंगे, हालांकि मैं कर चुका हूं ये सारी सेंसरशिप और बाकी चीजों की। दूसरे अधिकार पे आ जाते हैं हम। इसके अनुसार देश की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, जन व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, ये सभी बनाए रखने का काम, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, ये इस आधार पर रोक लग सकती है। क्या ये अधिकार जो है उस पर रोक लग सकती है? कौन सी? विचार एवं अभिव्यक्ति की। जो हमने सेंसरशिप की बात करी कि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कब लगाए जा सकते हैं? इन सारे केसेस में, जब कभी भी देश की, राष्ट्र की रक्षा की और इन सारी जन व्यवस्था की बात आए तो लगाई जाती हैं ये सारी की सारी। अब भैया जन सम्मेलन करने का, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी देता है, ये दूसरी स्वतंत्रता है। कौन सा है? हम अभी ग्रुप बना के घूमने जा रहे थे ना मनाली, तो भैया ये ग्रुप बना के ही तो जा रहे हैं, अकेले तो नहीं जा रहे ना। तो ग्रुप बनाने की भी स्वतंत्रता हमें मिली है इसी स्वतंत्रता के अधिकार से। संघ बनाने की स्वतंत्रता, जन सम्मेलन करने की, इकट्ठे जा रहे हैं, ये सम्मेलन ही सा तो चल रहा है, प्रस्ताव पारित करा था हमने कि भैया चलो घूमने चलते हैं। तो ये सारी चीजें, संघ बनाने की एक जो स्वतंत्रता है, ये हमें भारतीय संविधान में इसी स्वतंत्रता के अधिकार के साथ मिलती है। विचरण करने की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का अधिकार हमें दे देता है। ये संगठन ही तो बनाया हमने, कॉलेज खबरी, स्टूडेंट खबरी, है ना, या फिर मात साहब। तो ये सारे के सारे संगठन बनाने की स्वतंत्रता कहां है? इसी अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। भैया तीन देख ली हमने चीजें, याद रखना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा क्या है? प्रस्ताव पारित करने की, जन आंदोलन करने, आंदोलन नहीं सम्मेलन है ना, आंदोलन शब्द ही गलत हो जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो जन सम्मेलन करने का, तीसरा क्या है? संगठन बनाने का, संघ बनाने का अधिकार आपको दिया जाता है इसी आर्टिकल 19 की तरह। इसी तरह सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने का कोई वैधानिक नैतिक अधिकार नहीं है। याद रखिएगा, सरकारी कर्मचारी कभी हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है ना। चलिए, रंगनाथन और अन्य बनाम तमिलनाडु ये केस हुआ था, बाद हुआ था 2003 में। इसके निर्णय के द्वारा यहाँ पे ये चीजें दी गई थी। फिर भरत कुमार और केरल राज्य के बीच में बाद हुआ था 1997 में, उसके अंदर, और सीपीएम बनाम भरत कुमार, यही जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा 1998 में ये केस, तो पहले बाद में निर्णय में बंद और हड़ताल ये मना कर दिया गया। साफ सुथरी बात है। मतलब रंगनाथन और तमिलनाडु बनाम जो बात था, इसके अंदर बोल दिया कि भैया आप सरकारी जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल या बंद नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा दूसरे बात में सीपीएम ने बंद कर कर्मचारियों के विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने के मौलिक अधिकार को एक प्रकार बताते हुए, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को रद्द करते हुए बंद को सामान्य जनता के लिए आर्थिक क्षतिकारी, भयकारी, आजीविका नष्ट करने वाली और जनता के मौलिक अधिकारों को, जैसे कि आजीविका, जीवन जीने, विचार, अभिव्यक्ति, गतिविधि करने का उल्लंघन करता बताया। क्या ये बंद या हड़ताल करते ये गलत कर रहे हैं भैया? क्यों? इससे लोगों की आजीविका, जीवन जीने का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हड़ताल को इनने वैध भी दिया। बंद और हड़ताल के आयोजनकर्ता को क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है। भाई जो क्षतिपूर्ति इन लोगों को होगी वो क्या करो, आप दे दो, बाकी बंद हड़ताल कर सकते हो। संगठन बनाने का अधिकार दिया, लेकिन सशस्त्र बलों को ये अधिकार बिल्कुल नहीं दिया कि भैया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले जो हमारी ये सशस्त्र बल हैं, ये संगठन नहीं बनाएंगे। निकल के दिन यही आ जाए वो तख्ता पलट करने लग जाए। हमने देखा है ना तख्ता पलट कई बार, पाकिस्तान में भी, म्यांमार में भी सैनिक बल ही तख्ता पलट कर देते, लेकिन इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अधिकार ही नहीं दिया हुआ है ना संगठन बनाने का, ठीक है। और राज्य भी इन सब पे नियंत्रण लगा सकता है। चौथी हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की, गतिविधि, आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार। आवागमन, हम घूमने जा रहे हैं ना मनाली, अब वहां हम घूमने जा रहे हैं और घूमते घूमते भैया क्या होता है मैं आपको बता दूं कि घूमते फिरते गए और मनाली भाग गई हमें। अब मनाली हमें भाग गई तो हम क्या करेंगे? हम वापस नहीं आ रहे, हम तो यहीं रुक गए। तो क्या हम रुक सकते हैं? तो बिल्कुल, ये अधिकार भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आप घूमने जा सकते हो, घूमने के बाद भारत के किसी भी भूभाग में, भारतीय भूभाग होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, उसमें आप रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता भी आपको इसी अधिकार के अंतर्गत मिलती है। तो ये पांचवी स्वतंत्रता आप यहाँ देख पा रहे हैं, निवास करने की तथा बस जाने की स्वतंत्रता। परंतु इस पर भी उन्हीं आधारों पर रोक लगाई जा सकती है जो आधार पहले हम वर्णित कर चुके हैं कि अगर कभी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो जाए, जन आंदोलन की बात हो जाए, और भी बहुत सारी इन चीजों पर क्या है, रोक लगाई जा सकती है। लास्ट और आखिरी चीज, अब भैया हम वही मनाली बस गए तो क्या करेंगे? खर्चा लेके गए थे घूमने का, पैसे बचे नहीं तो क्या ही करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तूफानी नहीं, जॉब करनी पड़ेगी भैया। तो जॉब कर भी सकते हैं हम मनाली क्या कहीं भी कर सकते हैं। भारतीय भूभाग में कहीं भी हमें बिल्कुल व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी हुई है। ये भी इसी के अंतर्गत। छठवीं, पैसे की आजादी, नागरिकों को अपना पेशा, व्यापार चुनने की आजादी है। यद्यपि चुनाव सरकार द्वारा युक्तिसंगत ढंग से नियंत्रित
किया जा सकता है इन सारी चीजों का चुनाव। मतलब ये नहीं कि आप पता चले बम बनाने की फैक्ट्री डाल लो, नहीं हो पाएगा भाई साहब, समझ पा रहे? तो कुछ ऐसी रुकी हुई चीजें हैं जिनको आप नहीं व्यवसाय में यूज कर सकते हो, या फिर सरकारी नियंत्रण के द्वारा या फिर सरकारी परमिशन के द्वारा ही आप ऐसे उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हो। बहुत सारे हैं, रक्षा उद्योग से संबंधित है, विस्फोटक उद्योग से संबंधित है ना, तो नशीले पदार्थ से संबंधित है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सरकार नहीं करने देती, ठीक है, या करने भी देती है तो लिमिटेड या फिर अनुमति के साथ करने देती है, सबको नहीं करने देती। तो ये व्यवसाय इत्यादि की स्वतंत्रता, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमने देख ली। साथ में एक स्वतंत्रता संपत्ति रखने का अधिकार भी हुआ करता था स्वतंत्रता के अंतर्गत, लेकिन जब हमने वो 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया मौलिक अधिकार से, तो यहां से भी उसको हटा दिया गया। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत आती हैं और आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत लाई जाती हैं। कोई दिक्कत परेशानी? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देख ली कि नहीं देख ली? अरे भैया कोई दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर देना, टेंशन नहीं लेने का। चलो 19 के बाद अब हम आ जाएंगे अनुच्छेद 20 पर। अब 20 पर क्यों आ गए भैया? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है ये, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम घूमने गए, मनाली गए, गाड़ी से गए, घूमते घूमते जा रहे थे तो एक और दूसरा ग्रुप आ रहा था अपोजिट साइड से, और हमारे साथ क्या है कि भैया एक कोई तूफानी व्यक्ति थे जो सुनते ही नहीं थे किसी की। अब वो भैया घूमने फिरने जा रहे थे बाइक से, तो उनने कहा सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे हम क्या कर ले, रख ली उनने पिस्टल। अब पिस्टल रख ली, बोले चलाएंगे नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो क्या ही करेंगे। बोले हाँ बात तो सही है, उन्हें रख ली। अब हुआ क्या कि उधर से एक जो ग्रुप आ रहा था विदेशी ग्रुप था, और विदेशी ग्रुप था भैया, वो अपन लोग तो गाड़ी से गए, वो बढ़िया BMW साइकिल से जा रहे थे। अब साइकिल से आ रहे थे, वो साइकिल हमें बड़ी अच्छी लग गई भाई, हमें नहीं, जिन महोदय के पास वो पिस्टल हुआ कर रही थी, तो उनने क्या करा, उनने रोका उस ग्रुप को कि भैया ओ रुको रुको रुको। अब अंग्रेज लोग, हमको आती नहीं अंग्रेजी, कुछ लोग हैं हमारे जो अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो भैया उसमें हमने क्या करा कि उनको रोका कि हे प्लीज स्टॉप, योर बाइसिकल इज वेरी गुड। तो उन्होंने कहा थैंक यू कैन आई जस्ट ट्राई वंस, एक बार हम इसको ट्राई कर सकते हैं? तो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने कहा हाँ श्योर क्यों नहीं। तो उनकी साइकिल ली अपन ने BMW और चलाने लग गए। अच्छी लग गई यार, अब वो अच्छी लग गई तो क्या ही करोगे। तो उन महोदय ने कहा कि ये तो अपने को चाहिए, अब ये चाहिए है तो क्या कर सकते। हमने पूछा अंग्रेजों से कि भैया दे दो यार इसको। उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं देंगे, हमारा तो पूरा ग्रुप साइकिल वाला, हम कैसे दे दें। तो हमने कहा भैया बाइक नहीं, हमारी बुलेट ले लो भाई साहब, इसके बदले दे दो। उन्होंने कहा नहीं तो भी नहीं देंगे, महंगी है हमारी, नहीं दे रहा। तो अब भैया पिस्टल की जरूरत पड़ गई, उन्होंने निकाली और बोले दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो समझ लेंगे। तो अब बेचारे डर गए, उन्होंने दे दी। अच्छा हुआ क्या कि वहां लैंडस्लाइड हो गई, वो बेचारा गिर गया। अब वो गिर गया तो ऐसी कंडीशन में हम भागे। कौन? हम सब भागे, क्योंकि हमने गलती तो करी नहीं थी, लेकिन वो समय ऐसा था और एक गलती ये हो गई थी कि जबरदस्ती हमने साइकिल चुरा ली। अब उनने 100 डायल पे कॉल किया, पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने पकड़ लिया तो ये बताओ कि भैया ऐसी कंडीशन में हमें स्वतंत्रता दी थी, घूमने फिरने की आजादी दी थी, हमने स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करके क्या करा, बाइसिकल चुरा ली और हम पकड़े भी गए, क्योंकि हमें मनाली के रास्ते तो पता ही नहीं थे। पुलिस वालों ने डर लिया। किसको डर लिया? जिसने वो साइकिल चुराई। अब वो साइकिल चुरा ली। ऐसी कंडीशन में यहाँ अनुच्छेद 20, चूंकि स्वतंत्रता के अधिकार हमें सरकार ने दिए हुए हैं और ऐसे दिए हुए हैं कि भैया आप यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि भैया अब पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो क्या ही किया जाएगा भाई, आपकी बाइसिकल है, अब वो बाइसिकल की श्रेणी में आएगी, चाहे 1000 रुपए की हो चाहे 10 लाख की हो, साइकिल तो साइकिल ही कहलाएगी। तो भारत के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से साइकिल चोरी का आप पे इल्जाम लग गया, और उसमें क्या है कि अब आपको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, तो सबसे पहले तो जो अधिकार है वो ये है कि 24 घंटे के भीतर आपको क्या करना होगा, आपको कोर्ट में पेश करना होगा ना। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट में पेश किया गया और देखा उनने कि भैया यार साइकिल चोरी करी थी भैया, चलो 500 रुपए का चालान भरो, रात भर की जेल है, निकल लो। ठीक है भाई, ये कर लिया कोई समस्या नहीं। अब जैसे ही सुबह हुई, हमें छोड़ना चाहिए था, पुलिस वाले ने छोड़ा, जा रहे थे और हमने उसको ऐसे तिरछी निगाहों से देख लिया कि देख लेंगे भाई तुमको, आज तो तुमने हमें पकड़ लिया, अब समझेंगे। पुलिस वाला चिढ़ गया अपने, उसने फिर पकड़ा, उसने कहा हत्या आए और फिर पकड़ लिया। बोले काहे? बोले तुमने साइकिल चोरी करी है। तो हमने कहा कि महोदय कल करी थी वो, तो उसके तो हमने भरपाई भी कर दी और सजा भी काट ली, अब क्या है? बोले नहीं तुमने तो फिर से करी है। फिर ले गया कोर्ट के पास, और कोर्ट के पास ले गया तो फिर कोर्ट ने कहा कि तुमने साइकिल चुराई, फिर से चुरा ली, कैसी बात कर रहा हूँ भैया, अब तुम्हें इसको 1000 रुपए का और रात का फाइन। तो क्या हमने इस बार साइकिल चुराई? वो तो खुन्नस थी। किसकी खुन्नस थी? पुलिस वाले की खुन्नस थी। तो उसने जबरदस्ती हमें फंसा दिया। हम कर भी क्या सकते? कुछ कर सकते? नहीं कर सकते।
लेकिन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 20 यही बता रहा है। क्या बता रहा है? 3 प्रकार की सुरक्षाएं आपको दे रहा है दोष सिद्धि से। क्या दे रहा है? पहली सुरक्षा ये है कि भूतलक्षी प्रभाव से, भूतलक्षी मतलब भूतकाल में जो किया गया है काम, उसके प्रभाव से आपराधिक कानून नहीं बनेंगे और न लागू होंगे। मतलब ये है कि पुराने समय में आपने जो काम कर लिया है साइकिल चुराने का, उसके आधार पर फिर से कोई आपको एक दोष की एक सजा मिल रही है, वो तो ठीक है। आपने साइकिल चोरी करी थी कल, ठीक है, 500 रुपए का जुर्माना और रात भर की कैद आपको हो गई थी, आपका काम खत्म। वो जुर्माने से मतलब वो उस कांड से, उस केस से, उस किसी भी प्रकार के जो आपने काम किया है गलत, उस क्राइम से आपको मुक्ति मिल गई। अब ये ना हो कि भैया 10 दिन बाद आपको पकड़ लिया जाए और जो उस की सजा 500 रुपए और रात भर की जेल थी वो बढ़ा के आपको 7 साल की सजा दे दें केवल साइकिल चुराने पे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कभी भी जो सजा दी जाएगी किसी अपराध की, वो आज प्रेजेंट में जो सजा है वही दी जाएगी, पुराने काल की कोई सजा नहीं दी जाएगी। कि पहले के समय में कोड़े मारने का प्रावधान था तो पकड़ के 500 कोड़े कुटवाए कि भाई मारो इसको, साइकिल चुराई 500 कोड़े मारो, ये नहीं होगा। जो आज प्रेजेंट में उस पर्टिकुलर सजा उस अपराध की है वही सजा मिल सकती है, उसके अलावा कोई सजा आपको नहीं मिल सकती। ठीक है, तो पहली चीज तो यही है, भूतलक्षी प्रभाव से आपराधिक कानून नहीं बनेंगे और न लागू होंगे, मतलब पुराने कानून लागू नहीं होंगे। जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। साइकिल चुराने का 500 रुपए और रात भर की जेल है वही मिलेगा, आपको कोड़े नहीं मारे जाएंगे। डन। दूसरी चीज, आपने एक बार तो चुराया था, आपने दंड भुगत लिया, दोबारा फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया और फिर से सजा दिलवाने पहुंच गया, तो एक अपराध के लिए आपको बार बार सजाएं नहीं दी जा सकती। याद रखिएगा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, इससे ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। एक बार साइकिल चोरी करी थी तो 500 रुपए का अर्थदंड और आपको रात भर की जेल की सजा हुई, वो इनफ है। अब उसी चीज को लेके कल फिर से या परसों फिर से आपको सजा नहीं दी जा सकती। तो दूसरी चीज ये याद रखना, सबसे पहले की सजा दी जाएगी वही जो इस समय जो प्रावधान है, कानून है, पुराने कानून नहीं मान्य होंगे और एक जुर्म के लिए सजा भी एक बार ही दी जाएगी। तीसरी चीज और आखिरी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को खुद की गवाही देने की नहीं बोली जाएगी। नहीं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपना जुर्म कबूल करवा लेते हैं जबरदस्ती। मूवीज में देखा होगा आपने कि भैया एक किसी व्यक्ति के यहाँ कुछ हुआ था और उसके पिताजी विधायक थे, तो उनने क्या करा, तीसरे को पकड़वा दिया, जबरदस्ती में उसको विधवा दिया और पुलिस वालों से कहा कि इससे जुर्म कबूल करवा लेना, जबरदस्ती करवा लेना। पुलिस वालों को माननी पड़ी और उनने रात भर कूटा बेचारे को और उससे बोला कि बोल तू नहीं करा है। अब आदमी पहले तो जंड आदमी था, भवर कुटा, उससे कहा बोला अभी नहीं बोलो और कुटा, फिर भी मना कर रहा है। तो कब तक मना करेगा भाई, एक समय बाद वो हिम्मत हार जाएगा और बोलेगा मैं नहीं करा है। तो जब मैं नहीं करा है तो कुटे काहे को भाई, पहले ही बोल देते कि हाँ भैया मैं नहीं करा है, कुटाई तो बच जाती है कि नहीं, बच जाती ना। वो लिखवाएंगे कि भैया लिखो कि हमने करा है ऐसा ऐसा ऐसा, तो लिख देना। कभी भी ऐसी नौबत आए कि भाई पुलिस जबरदस्ती करे तो लिख देना उनके सामने, कुटना पिटना नहीं भाई साहब, है ना। क्यों? क्योंकि तीसरा अधिकार हमें यही बताता है कि कभी भी स्वयं की गवाही मान्य नहीं की जाएगी। समझ में आ रही है? जज साहब के पास जाके बोलना कि महोदय कूट रहे थे इसलिए हमने बोल दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया महोदय, सच में आई चप्पल। ठीक है, तो तीसरी चीज यही है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ही साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल 20 में अनुच्छेद 20 में दी जाती हैं, जो क्या है, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करती है। क्योंकि देखो यार, जब इतनी स्वतंत्रताएं हमें मिल जाती है तो ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है ना। नहीं चाहता, कोई व्यक्ति गलती करना नहीं चाहता, लेकिन कई बार बिना जाने अनजाने में हो जाती है ना कुछ गलतियां। तो यहाँ पे उन गलतियों के लिए आपको भी प्रोटेक्ट करने का सरकार ने ही हमें इतनी स्वतंत्रता दी है। तो भाई गलती हो रही है तो उनके प्रोटेक्शन की भी बात करिए, बस वो जबरदस्ती जानबूझ के ना की गई हो गलतियां। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपराधिक गतिविधियां बढ़े। तो यहाँ जो व्यक्ति नहीं जानकार है, धोखे से गलती हुई है, कुछ हुई है, तो वो नहीं जानते। तो यहाँ स्वतंत्रताओं में बताई हुई है 3 चीजें कि पुराने कानूनों के हिसाब से उन्हें नहीं सजा दी जाएगी, एक दोष के लिए एक बार सजा दी जाएगी और उसको स्वयं के साक्ष्य खुद के लिए ही बाध्य नहीं किया जाएगा, खुद की गवाही देने के हिसाब से बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की। तो ये आर्टिकल 20 हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आने वाला है, आर्टिकल 21। 21 क्या है? जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। तो भैया कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता से सिवाय किसके सिवाय? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जीने का अधिकार दिया हुआ है बिना विधि के।
जो कानून बना है उसके अलावा आपका जीवन छीना नहीं जा सकता बिना विधि के, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, समझ में आ रही? अब ये कैसे समझ में आ रही? जीने के लिए सोचा ही नहीं, क्या मतलब क्या है, जीना किसे कहेंगे, जीने का अधिकार किसे कहेंगे? ठीक है, सो भैया देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो जीने के लिए आवश्यक बताई गई हैं, समय समय पे इनको अपडेट किया गया है, आज की कंडीशन में बहुत सारी हो गई हैं। तो इस अनुच्छेद का न्यायपालिका की व्याख्याओं द्वारा अत्यधिक विस्तार किया गया। कितना? अत्यधिक, अधिक नहीं अत्यधिक, बहुत सारा किया गया है। इस अनुच्छेद को वर्तमान में संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, याद रखना। और इस अनुच्छेद में अनेक अधिकार वर्णित किए गए हैं जो यद्यपि संविधान में वर्णित नहीं है, संविधान में नहीं लिखी ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को इतना ज्यादा महत्व देते हुए और इसके अधिकार के विस्तार को बढ़ाते हुए, विस्तार करते हुए इसमें ये सारी चीजें लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी बताई हैं कि ये भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। किसने बताई? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, सो न्यायपालिका ने अपनी उदार व्याख्या करते हुए बहुत सारे स्थापित किए हुए हैं टर्म्स को जो इसमें नहीं है संविधान में, लेकिन क्या क्या है जो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहली चीज है प्राथमिक शिक्षा। ये बहुत बाद में अभी जोड़ा गया है, याद रखना इसको। ठीक है, 2002 के आसपास इसको जोड़ दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य थी ही हालांकि, लेकिन इसको और ज्यादा अनिवार्य कर दिया। दूसरी, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं। कहीं भी किसी भी जगह पे आप काम करते हैं तो वहां पे उस एम्प्लॉयर का जो आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय आपको काम दे रहा है, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने अपने एम्प्लॉय की सुरक्षा रखे, ध्यान रखे, किसका? स्वास्थ्य सुविधाओं का। ठीक है, क्रूर दंड के विरुद्ध, मतलब दंड भी क्रूर नहीं दिया जाएगा, कोई भी क्रूर दंड ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आपने साइकिल चुराई आपको फांसी की सजा दे दी जाए। जीवन जीने का अधिकार है, आपको गलती होती है, मानते हैं एक बार तो मतलब समझ आ जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वोट डाला, लोगों को वोट डालोगे तो आपको भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा। अधिकार मतलब यहाँ पे दंड मिलेगा, कहने की ये बात है। फांसी आसी कब मिलती है? जब आप कोई क्रूर अपराध करते हो। ठीक है, अदरवाइज कोशिश यही की जाती है कि आपको क्रूर दंड ना दिया जाए। ठीक है, निजता स्थापित करने की बात है, प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, प्राइवेसी की बात चल रही है। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ आती है? इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है। किसी व्यक्ति की आप बेइज्जती नहीं कर सकते हो, उस व्यक्ति की गरिमा है और गौरव भी है। लड़के का लड़की की गरिमा है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गरिमा और गौरव सेम ही वर्ड है, बस जनरली हम यूज कर लेते हैं। तो व्यक्ति विशेष की यहाँ पे क्या है? कुछ पर्सनल लिबर्टी की बात चल रही है, या फिर खुद की गौरव गरिमा, उसको उस अधिकार है जीने का। तीव्रता से यहाँ पे न्याय मिलने का अधिकार है। ये थोड़ा सा लेट हो जाता है हालांकि, मतलब गलती इसमें ना न्यायपालिका की है ना व्यक्ति विशेष की, क्योंकि केस ही इतने सारे हैं और ये प्रक्रिया जो है थोड़ी सी जटिल है। न्याय की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा इसको बहुत ही सरल बनाने की, और बहुत सारे प्रयास किए गए हैं जिससे बहुत सरल हो चुकी है प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ तीव्रता से न्याय मिलने का भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। मनमानी पदच्युति का निरोध, मतलब जबरदस्ती आपको किसी पद से हटाया नहीं जा सकता मनमाने ढंग से। ठीक है, स्वस्थ स्वच्छ वातावरण में निवास करने का अधिकार भी आपके जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। हमारे एक परिचित के परिचित हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है? जीवन जीने स्वच्छ स्वस्थ वातावरण की बात की अगर हम बात करें तो उनका जो है एक फ्लैट है, और फ्लैट ऐसा बना है कि पीछे साइड को क्या है? उनके किचन है, और एक ही है पूरे फ्लैट में खिड़की किचन में। और जो पीछे वाला प्लॉट है उसमें वो महोदय का घर है, पूरा घर है, फ्लैट नहीं है। वो 4 मंजिला इमारत बनवा रहे थे, तो दूसरे मंजिला पे इनकी इमारत थी, इमारत मतलब इनका फ्लैट था, और धूप केवल वहीं से आती थी। तो इनने स्टे लगवा दिया कोर्ट में जाके कि महोदय हमें धूप वहीं से आती है और जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेचारा वो दूसरी मंजिल से ऊपर नहीं घर बना पा रहा है। ठीक है, तो ये अधिकार दिया हुआ है स्वस्थ स्वच्छ वातावरण का। ठीक है, निर्धनों के लिए शरण स्थल अधिकार। ठीक है, निर्धनों के लिए आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे आवास गृह सरकार बनवाती है ताकि उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए, गरीब बेचारों के लिए। ठीक है, सो कोशिश यही कर रही है अभी जीवन जीने के अधिकार। भाई हो गए वो गरीब पैदा हो गए तो उनकी गलती थोड़ी ना है क्या गलती? वो कर्मों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। तो गरीब लोगों के लिए भी बेसिक सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था सरकार को करानी चाहिए, ये उनके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आती है, और उसी का प्रयास यहाँ पे किया गया। कर्मचारियों को बकाया वेतन पाने का अधिकार भी है। अगर मान लो आप कहीं कर्मचारी हैं और आपके पैसे पूरे नहीं मिले हैं, तो बकाया आपका जो पैसा बाकी है वो मिल जाएगा आपको। कैसे? क्योंकि ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। आप चाहें तो इस पे काम कर सकते। तो ये अभी केवल कुछ हैं, कुछ और भी बहुत सारे इंक्लूड किए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय आने पर।
ठीक है। चलिए, जीवन जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से गरिमापूर्ण होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अन्य अधिकारों से मिलता है। इसमें बहुत सारे अधिकार इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। यह अधिकार अन्य सभी अधिकारों का मूल है। यदि केवल यही अधिकार संविधान में दिया जाता तो भी उदार न्यायपालिका ने जो उसका विवरण किया हुआ उसके आधार से सभी अधिकार इसी में निहित कर देती हो, ठीक है। और किए भी हुए हैं। अनुच्छेद 21 को संविधान के भाग 3 और 4 का प्राण माना जाता है। याद रखिएगा, संविधान में जीवन जीने का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में कि 2 ही अनुच्छेद ऐसे हैं, 20 और 21, जो कभी खत्म नहीं होते। चाहे आपातकाल लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 अधिकार ही ऐसे हैं संविधान में जो किसी भी हालत में खत्म नहीं किए जा सकते हैं। इन अधिकारों के बिना अन्य सभी अधिकार व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। और यही अनुच्छेद एक पुलिस राज्य और संवैधानिक राज्य में अंतर कर देता है, ठीक है भैया। संवैधानिक राज्य मतलब संविधान से स्थापित राज्य है, और पुलिस राज्य मतलब जोर जबरदस्ती वाला राज्य। तो ऐसी बात यहाँ पे इन दोनों में अंतर कर देता है। चलिए, 21 का विकास जो है वो कैसे हुआ, आखिर इतने सारे अधिकार आर्टिकल 21 में कैसे जोड़ गए, क्या हुआ? तो चलिए देख लेते हैं। A.K. गोपालन, ये महोदय हैं, इन्होंने मद्रास राज्य के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करी, मतलब केस हो गया था 1950 में, शुरुआती समय में, बिल्कुल जब आजादी हमें मिली थी, हमारा संविधान लागू होने वाला था। तो इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा कि दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीवन जीने दैहिक स्वतंत्रता का शब्दार्थ क्या है, अर्थ जो है शब्द सह निकलता है दैहिक स्वतंत्रता। इससे स्वतंत्रता से भिन्न बता दिया गया, और इसका मात्र जो इन्होंने व्याख्या करी उस समय 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने, वो शरीर के अंगों की स्वतंत्रता बताया कि भैया आपके हाथ पांव चलते रहे, ये शरीर। 21 को अनुच्छेद 19 के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, तब उन्होंने ऐसा कहा था। दोनों भिन्न भिन्न है, अतः जीवन जीने का अधिकार विचारा व्यक्ति और आवागमन के अधिकार नहीं रखता। तब की बात है 1950 की। लेकिन फिर धीरे धीरे कि इसमें दूसरा केस आया, मेनका गांधीवाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया, पूरा उलट दे दिया। क्या कहा कि दैहिक स्वतंत्रता बृहत्तम संभव व्याख्या जो उन्होंने करी, वो क्या करी, जीवन जीने का अधिकार और विचारा व्यक्ति के अधिकार को एक ही अधिकार का भाग इन्होंने बता दिया। किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट ने। जब वो केस किसका था, मेनका गांधीवाद हुआ था, उसमें एक दूसरे से अपृथकरणीय बताया, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 और 21। भाई जीने के लिए बहुत सारी चीजें तो चाहिए है ना, दर्द तो छुपाने होंगे ना, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये 2 अलग अलग चीज है, याद रखना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये एक अलग चीज है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसी से इनने व्याख्या करी थी सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 शब्दों से। ये जो वर्ड है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? ब्रिटेन से, ठीक है। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कहां से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है, यूएसए से। दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके फिर इसकी व्याख्या करी हुई। समझ में आ रहा है? तो पहला वाक्यांश ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब विधि स्थापित। इसका अर्थ है न्यायालय एक विधि की परीक्षा केवल इस दृष्टिकोण से करेगा कि विधि को पारित करने में विधायी का निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। मतलब इसके हिसाब से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कोई रूल एंड रेगुलेशन बना है तो सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकती। उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, अगर हम विधि के हिसाब से बात कर रहे हैं तो बस सुप्रीम कोर्ट यही देखती है कि कोई कानून ऐसे जो पारित होना चाहिए था वैसे ही पारित हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो फिर वो कुछ नहीं करती, उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन यहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अगर बात करें तो विधि पारित करने का उद्देश्य परीक्षण नहीं, ये इसी के बारे में बता हुआ है, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। मतलब पढ़ लेना, ऐसा मतलब तो है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें जो अमेरिका से लिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ ये न्यायालय को ये अधिकार देता है कि वह किसी के जीवन और स्वतंत्रताओं की रक्षा न केवल विधायिका के कुप्रयासों से करे। मतलब हो सकता है कि विधायिका मतलब जो कानून बनाती है ना भाई, ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये कानून की प्रक्रिया के लिए आप याद रखना कि विधि विधान बना तो रही है विधायिका, और ये बनाने के साथ साथ क्या कर रही है कि यहाँ पे वो उसने पूरी प्रोसीजर को फॉलो करा, लेकिन उसने कानून ही गलत बना दिया। जो उसकी मंशा अच्छी नहीं है, गलत बनाने के हिसाब से उसने पूरी प्रक्रिया के हिसाब से भी कानून बनाया, तो अब न्यायालय तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यहाँ पे न्यायालय को यह अधिकार भी देता है कि वो उनकी मंशा भांपे। किसकी? विधायिका जी जो कानून बना रही है ना, उस विधायिका की मंशा देखे कि इसके पीछे इसका मोटो क्या है। भाई आप ये ऐसा कर रहे हैं
तो क्या मतलब है इसका ये करने के पीछे? इससे फायदा होगा लोगों को कि लॉस होगा, घाटा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये समझने का अधिकार कहां मिलता है? इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मिल जाता है। ठीक है भाई। सो यहां विधि सद्भावनापूर्ण है या फिर कुप्रयास की बात की जा रही है। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग करेगा और इस प्रक्रिया को न्यायालय को थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। किसको? वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली अमेरिकन पद्धति। अमेरिका में संविधान देखो छोटा है लेकिन वहां पे क्लैरिटी है। ठीक है, इतनी आसानी से संविधान संशोधन नहीं होते वहां पे। ठीक है, ड्यू प्रोसेस का अर्थ है प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, न्यायपूर्ण हो। वह ऐसी ना हो कि वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, मतलब पुरानी विचारधाराओं से, रूढ़ियों से ग्रसित हो और उस हिसाब से कोई कानून बनाया जा रहा है। ठीक है, स्वेच्छाचार से पूर्ण भारतीय संविधान केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात ही कहता है। लेकिन मेनका गांधी वाला जो केस हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि प्राकृतिक न्याय अनुच्छेद 21 में ही निहित है और इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बन गया। प्राकृतिक न्याय क्या कहलाता है, जिसकी बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, तो उसका क्या मतलब है? यहाँ पे सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। देखो, अपना केस लड़ सकता है लेकिन जज नहीं होगा अपने मामले में, क्योंकि अगर आप ही जज हो गए तो अपने खिलाफ फैसला थोड़ी दोगे, अपने सपोर्ट में ही फैसला दोगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ कोई फैसला चल रहा है, मतलब कोई कार्रवाई हो रही है, तो वो न्यायाधीश उस केस में तो नहीं रहेगा। ठीक है, आप अपने को वो कर सकते हो कि आप एडवोकेसी कर सकते हो, खुद का केस लड़ सकते हो, लेकिन न्यायाधीश नहीं होगे। दूसरी चीज क्या बोल दी? किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंड नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि कोर्ट में उसको पेश ही नहीं किया गया और दंड दे दिया, ये भी नहीं होगा। एटलीस्ट सुनेगा तो उस व्यक्ति की सुनो तो भैया हुआ क्या है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, कार्यशील अधिष्ठान बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले पदाधिकारी अधिकारी है, वो बिना किसी भेदभाव के अपना काम करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अमीर गरीब और भेदभाव वाला काम कर देंगे। प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं, इसके अंतर्गत जो कृत्य तर्क द्वारा समर्थित होना चाहिए, ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। कौन से? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सार्वभौमिक है, यानी पूरे विश्व में इसका यूज किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार न्यायपालिका भी उसी के अधीन है, क्योंकि ये तो सार्वभौमिक है ना, हर जगह यही व्याप्त है। इन्हीं के हिसाब से प्राकृतिक नियम तो हर जगह चल रहा है न्याय की, तो न्यायपालिका भी न्याय दे रही है और ये भी उसी के अधीन है। तो इनका काम क्या है कि उसके हिसाब से काम करना है। तो यहाँ व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी हैं और निजी व्यक्ति संगठनों के विरुद्ध यह लागू भी होता है। ये संविधान द्वारा निर्मित नहीं बल्कि उसमें पहले से ही निहित किया गया है। क्या? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन मामला ये हुआ था भैया 1986 में। इसमें फिर कुछ चेंजेस आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 हमने कल की क्लास में पढ़े थे, समानता के अधिकार पढ़े थे, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद। ठीक है, समानता के साथ ही जोड़ा किसको? इसको भी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को। और ऐसा सिद्धांत बताया जिस पर संविधान आधारित है और इसलिए संविधान के मौलिक ढांचे के अंदर आता है। याद रखिएगा, कौन सा? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ये संविधान में चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है, आधारभूत ढांचा है। हमने बात करी थी पिछली में, जब हमें स्टार्ट ही कर रहे थे मौलिक अधिकार के बारे में, हमने इंट्रोडक्शन की बात करी हुई थी। ठीक है, आखिरी चीज एक और हमें समझना है ये कि भैया मृत्यु का अधिकार वैधानिक अधिकार नहीं है। एक मृत्यु नहीं हो सकती जबरदस्ती बिना विधि के, याद रखना। और जब मृत्यु नहीं हो सकती तो हत्या, आत्महत्या जिसको हम कहते हैं, सुसाइड, गांव वालों, ठीक है, सो गांव वालों सुसाइड भी ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। अगर आप सुसाइड करते हैं तो आप समझ लेना भैया ये कानूनी तौर पे अपराध माना जाता है। तो अगर सुसाइड आप करते हैं तो सोच लेना पहले कि ये अपराध, ठीक है, इससे आप रहो ना रहो, घर वाले जो है, परिवार जो है, वो जरूर परेशान होगा। तो कभी भी याद रखिएगा ये मृत्यु का अधिकार संविधान नहीं देता। अब इसके कारण एक नया कॉन्सेप्ट आया, इच्छा मृत्यु की बात करी कि कई बार आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि व्यक्ति अब जीने की स्थिति में नहीं है। मतलब देखो, हो गया ऐसा कि भाई आप कहीं गए और एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि भैया ब्रेन डेड हो गए, सांसें चल रही हैं लेकिन दिमाग है ही नहीं, शरीर हिलडुल नहीं रहा, कुछ नहीं है, आप पड़े हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई? आपका परिवार तो कोशिश करेगा ना आपको रिवाइव करने के लिए। रिवाइव तो आप समझते होंगे ना, वो खेलते हैं, वो क्या क्या उसमें रिवाइव, यानी फिर से आपको जीवित
करने के लिए सरकार मतलब आपका घर क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा, वो जमीन जायदाद बेच देगा, आपका इलाज करवाएगा, लेकिन नहीं हुए तो उसका खर्चा तो हुआ, परेशान पूरा परिवार हो रहा है और आपके जाने के बाद वो परिवार कहाँ आ गया, सड़क पे आ गया। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इच्छा मृत्यु की मांग की जाती है। और यहाँ पे पहले इच्छा मृत्यु भी मान्य नहीं थी भारत में, कोई इच्छा मृत्यु, क्योंकि मृत्यु का अधिकार ही नहीं है ना भाई, तो जबरदस्ती तो आपको मृत्यु नहीं दी जा सकती। ऐसी कंडीशन में अगर आप जीवित हैं तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो अभी कुछ समय पहले एक संशोधन के तहत इच्छा मृत्यु को भी मान्य कर लिया गया है। इच्छा मृत्यु के लिए कंडीशंस दे दी गई कि भाई एक डॉक्टर का पैनल लगाया जाएगा, वो पैनल चेक करेगा कि आपके चांसेस कितने हैं उभरने के, रिवाइव होने के। तो ऐसी कंडीशन में अगर चांसेस ज्यादा हैं तो भी आपको इच्छा मृत्यु की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसा लगता है कि आपके चांसेस बहुत कम है तो इच्छा मृत्यु के लिए विचार किया जाएगा। समझ में आएगी? चले, तो आर्टिकल 21 हो गया डन। अभी बाद में कुछ समय बाद आर्टिकल 21 में एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों? क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको स्थापित किया गया और यह अनुच्छेद जो है प्राथमिक शिक्षा को यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आयु वर्ग हेतु एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। याद रखिएगा, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की, निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है सरकार को भी और पालकों को भी, हर किसी को। ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, इसको छीना नहीं जा सकता और इसको 2002 में स्टैब्लिश कर दिया गया था मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में। तो अब भैया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। यहाँ पे इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए संविधान में मौलिक कर्तव्य जो चौथा ए पार्ट जोड़ा गया अनुच्छेद 51A में, ए में एक और 11वां अनुच्छेद जोड़ दिया गया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत यहाँ हर व्यक्ति का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो आपके आस पड़ोस, आपके घर में जो बालक बालिका 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उनको प्राथमिक शिक्षा अवश्य दें। तो मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है बच्चों का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो याद रखना है ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ दिया गया है। एक तो 21A और इसके अलावा 51A के अंदर के वाला जो पोर्शन यानी 11वें नंबर पे इसको जोड़ दिया गया। चलिए इसके साथ ही मुझे लगता है कि आर्टिकल 21 खत्म होता है। अब 22 की और बात कर लेते हैं। आखिरी है यहाँ पे अनुच्छेद स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 22। कुछ विशेष परिस्थितियों में बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियों से निरोध का संरक्षण ये दे रहे हैं। कुछ विशेष परिस्थितियां, यहाँ पे भी परिस्थितियां, गिरफ्तारी तो की जाएगी लेकिन किन किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी या गिरफ्तारी के बाद परेशान नहीं किया जाएगा। तो 2 प्रकार की कंडीशन है, एक तो अलग अलग प्रकार की कंडीशनों में। चलिए पहले देख लेते हैं ये जो है क्या है कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हिरासत में बिना उसे गिरफ्तारी का कारण बताए उसको गिरफ्तारी में नहीं लिया जा सकता। भाई आपने मूवीज में देखा होगा कई बार कि पुलिस आती है और अपने साथ एक वारंट लेके आती है और वो कहती है कि महोदय ये है वारंट, ये हमें अधिकार दे रहा है आपको गिरफ्तार करने का, और इसके पीछे का रीजन जो है गिरफ्तारी का वो ये है कि आपने ऐसा ऐसा वैसा वैसा जो भी है किया है। समझ रहे? तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको एटलीस्ट बताना होगा कि आपको किस बेसिस पे गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे यही जो मामला है, जोगिंदर कुमार एक व्यक्ति विशेष है, उन्होंने उत्तर प्रदेश न्यायालय में वाद दिया। ये 1994 की बात है जब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का भी अधिकार है। भाई इसको गिरफ्तार कर लिया है तो वो एटलीस्ट एक कॉल करके बता सकता है कि भैया वो देख लो, बचा लो भैया, पकड़ लिया है हमको। ठीक है, तो किसी ना किसी को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का उसको अधिकार भी दिया गया है कि चाहे वो मित्र हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई परिचित हो, उसको एटलीस्ट पता तो चल जाए कि हो कहां भाई साहब आप। ठीक है, चलिए गिरफ्तारी की सूचना पुलिस अधिकारी को अपने आधिकारिक रोजनामचे में दर्ज करनी होगी। जो FIR रजिस्टर होता है ना, फर्स्ट रिपोर्ट या फिर जो वो पूरी रिपोर्ट बनाता है जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उसमें भी ये पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना बताए ये सारा काम चला। ठीक है, गिरफ्तारी मात्र संदेह के आधार पर नहीं की जाएगी कि भैया तुम काले दिखते हो, तुम्हारा थोबड़ा ही ऐसा है कि तुम भैया अपराधी जैसे दिखते हो तो तुमको तो पहले लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। शक के आधार पर भी आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ कंडीशंस है, ये याद रखना है। ये सारे के सारे अधिकारों में भी कुछ कंडीशन दे दी गई हैं, देश रक्षा और बहुत सारी चीजों के घर। आतंकवादियों के लिए हम ये निरोधक कानून यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए गिरफ्तार या निरोधित किए गए व्यक्ति का निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के
24 घंटे में उसको प्रस्तुत करना होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है तो आस पड़ोस के कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाके 24 घंटे के भीतर उसको सूचना देनी होगी, उस पर कुछ कार्यवाही स्टैब्लिश होनी चाहिए 24 घंटे के भीतर, कोर्ट में पेश होना चाहिए। साफ बात यह है, गिरफ्तारी के समय में यात्रा का या फिर बीच के अवकाश का समय गिना नहीं जाएगा। ठीक है, याद रख। मतलब ये है, कई बार आपने देखा होगा कि भैया शुक्रवार के दिन पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब मंडे को ही क्या है कि कोर्ट खुलेगा, तो 2 दिन तक आपकी कुटाई पिटाई चलती रहती है जेल में। हाँ ठीक है, तो ये टाइम को क्या है कि आप भैया यहाँ पे ऐड नहीं करोगे, इनको नहीं गिना जाएगा। चलिए, इसके अलावा अनुच्छेद 22 के जो अपवाद हैं, कुछ 22 के अपवाद भी हैं। क्या क्या अपवाद है? तो यह लाभ शत्रु नागरिकों या फिर निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। याद रखिए, ये भारतीय नागरिकों की ही बात चल रही है, भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार दिया जाएगा। आतंकवादी टाइप के लोग, जिन्हें हम निवारक निरोध व्यक्ति कहते हैं, इनको अगर गिरफ्तारी में रखा है तो ये पुराने जो लाभ हमने बात करी अभी पिछली स्लाइड में, वो नहीं मिलेंगे उन लोगों को। ठीक है, इसके अलावा निरोधित व्यक्ति को कुछ अधिकार जो है दिए गए हैं। वो क्या दिए गए हैं कि यदि उसकी निरोध अवधि 2 महीने से अधिक हो, उसको 2 महीने से ज्यादा हमें क्या करना हो, रखना हो, तो एक समिति बनाई जाएगी जिसका गठन कौन करेगी? उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों से होगा, की स्वीकृति से होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उस व्यक्ति को रिमांड पे रखा जाता है ना कि भैया रिमांड के लिए मंजूरी दो, तो 2 महीने से ज्यादा अगर रिमांड पे रखने की बात हो तो पहले एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी उच्च न्यायालय के जजेस की होगी, और वो लोग अगर मान्यता देते हैं कि ठीक है भैया 2 महीने से ज्यादा भी इसको रिमांड पे रखो, कुटाई पिटाई करो, इससे सचो गलवाओ। ये किस लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? ये निवारक निरोध वाले लोग, मतलब ये आतंकवादी टाइप के ऐसे लोग हैं जिनसे हमें सच्चाई उगलवानी पड़ती है और कई बार इतने मजबूत होते हैं कि नहीं बताते, तो 2 महीने से ज्यादा का समय भी लग जाता है। तो अगर फिर भी इन लोगों के लिए भी हमें ये परमिशन लेनी हो तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना होता है। यहाँ पे ये चीज बताइए, ठीक है। उसे अपनी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा। किसको? उस व्यक्ति को होगा, तो बता देंगे कि भैया आतंकवादी घटनाएं कर रहे हो, तुम कैसी बात कर रही हो, बम फोड़ा तुमने वहां, है ना, तो इसलिए कर लिया। उसे संबंधित अधिकरण के समक्ष शीघ्रतम समय में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार भी होगा। मतलब उसके लिए एक जज नहीं, कौन? एडवोकेट या फिर वकील बुलाने की अधिकार है, उसको बताया जाएगा, वो उस पर केस भी लड़ेगा, सारी चीजें होंगी, ये सारी है। तो भैया यहाँ पे मुझे लगता है कि अब समय आ गया है पीछे वाली चीज को बोलने का जो लिखा है धन्यवाद। मतलब हमने पूरी बातें बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। स्वतंत्रता के अधिकार को हमने बहुत अच्छे से आर्टिकल 19, 20, 21, 22 चारों के 4 अधिकारों को बिल्कुल खोल के रख दिया है। जो नहीं समझ में आया है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप इस पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट कौन सा धर्म है, कौन सा अधिकार है? धर्म तो ठीक है, धर्म तो बाद में देखेंगे, पहले हम शोषण की भी बात करेंगे और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे, आर्टिकल 23 और 24 की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।